welcome back to my channel Social Science Stories. I am Tanvi Suchan here. आज का टॉपिक है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 1। पार्ट 1 मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन करा है क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है और इसकी हम और वीडियोस बनाएंगे। टेंटेटिवली मैं 3 वीडियोस में ये टॉपिक को सम अप करूंगी और आगे इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, नाजिज्म की आइडियोलॉजी, द राइज ऑफ हिटलर एंड रेडिकल आइडियोलॉजी ऑफ Nazism and Hitler, and also about the Allied powers and the Central powers. So without wasting any time, let's get started. Start करते हैं एक स्टोरी से। अगर आप चैप्टर बुक में देखेंगे वो भी एक हेलमेट की स्टोरी से स्टार्ट होता है। हेलमेट एक बच्चा है जो कि सुन रहा होता है अपने पेरेंट्स की बात और वो अपने फादर को सुनता है और वो सुन के बहुत परेशान हो जाता है कि उसके फादर सुसाइड करने की बात कर रहे होते हैं। तो वो बच्चा छोटा सा होता है, वो सुन के ये बात बहुत परेशान हो जाता है। उसके फादर नाजिज्म के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे और वो उनके नाजी पार्टी के लिए काम करते थे। तो ये बात सुन के वो बहुत डर जाता है और फिर अगले दिन ये पता चलता है कि वो अपनी फैमिली के साथ वुड्स में गया, उन्होंने छुप के एक अच्छा हैप्पी टाइम बिताया और उसके बाद उसके फादर अपने सुसाइड कर लेते हैं और ये कहानी वो आगे बताता है हमें और उसकी मदर भी एनी हाउ डिमाइस हो जाता है उनका। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है इस स्टोरी से और इसमें ये बताया गया जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है तो नाजिज्म के क्या ड्रॉबैक्स हमारे सामने आते हैं और नाजिज्म ने जितना भी लोगों के साथ, ज्यूस पीपल के साथ और जो उस टाइम पे अनप्रिविलेज लोग थे उनके साथ जितना भी उन्होंने बहुत सारा गलत काम करा था, डिस्क्रिमिनेशन करी थी, उनको मार दिया गया था, तो सारी चीजें बाहर निकल के सामने आती हैं और हमें पता चलता है कि नाजिज्म का जैसे राइज हुआ था उतने ही तेजी से उसका फॉल भी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक से। जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, जो कि 1914 टू 1918 चला था, ये 4 साल का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। इसमें जर्मनी हेल्प करता है ऑस्ट्रियन एम्पायर की अगेंस्ट द एलाइज। उसमें एलाइड पावर कौन सी थी? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। जर्मनी को स्टार्टिंग में कुछ गेन्स होते हैं, गेन से मेरा मतलब है जर्मनी को कुछ जीत हासिल होती है जब वो फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लेता है। बट 1918 आते आते एलाइड पावर जो थी, जो 3 आपने कंट्रीज के नाम इधर देख रहे हैं, वो जर्मनी को बहुत बुरी डिफीट देती हैं यहाँ पर और जर्मनी हार जाता है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है, वेमार में एक नेशनल असेंबली बुलाई जाती है जहां पे एस्टैब्लिश करा जाता है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फेडरल स्ट्रक्चर पे बेस होता है। पर ये बहुत लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि मैंने इधर लिखा भी है। रिपब्लिक वाज नॉट वेलकम बाय पीपल। उसका बहुत अच्छे से वेलकम नहीं करा जाता क्योंकि लोगों का ये मानना था, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो भी जर्मनी की हार हुई और जितनी भी टेरिटरी जर्मनी के हाथ से चली गई है, वो सारा दोष उन्होंने समझा था और डाल दिया था वेमार रिपब्लिक के ऊपर, क्योंकि उनका ये बिलीफ हो गया था कि वेमार रिपब्लिक की वजह से हमारी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इतनी बुरी हार हुई है और ये लोग मानते थे कि जो डिफीट के जितने भी कॉजेज रहे हैं हमारे हारने के, और ऑल्सो कि जो जर्मनी को फोर्सफुली अपने आप को गिव अप करना था, अपने आप को गिव अप करना पड़ा और सरेंडर करना पड़ा, वो किसकी वजह से करना पड़ा था? वेमार रिपब्लिक की वजह से। तो उनका एक विश्वास बन गया था कि इस सारे सिनेरियो का जो दोष है, जो दोषी है, वो कौन है? वेमार रिपब्लिक। इसलिए इन्होंने इस वेमार रिपब्लिक को बहुत ज्यादा डिनाउंस कर दिया था, मना कर दिया था कि वी विल नॉट वेलकम सच पॉलिटिकल पार्टी और हम इसको डिसग्रेस करते हैं, हम इसको गलत बताते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब खत्म हुआ था तो जर्मनी और पूरे यूरोप को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस एंड आफ्टरमैथ फेस करने पड़े थे? तो देखिए, साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। आप ये देखिए, आपकी कंट्री एक डेप्टर बन गई है, वो एक क्रेडिटर था। माना जाता था कि पूरा यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है वो क्रेडिटर का कॉन्टिनेंट है, मतलब उसको क्रेडिट देता है दूसरी कंट्रीज और दूसरे कॉन्टिनेंट को। अब वो एक डेप्टर बन गया है, अब उसे उधार लेने पड़ रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से लोन लेना पड़ रहा है। तो साइकोलॉजिकली लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कि उनकी कितनी बड़ी हार, डिफीट हुई है यहाँ पे। फाइनेंशियली आपको पता है, जैसे ही वो डेप्टर बन गया उसके पास कितना ज्यादा फंड्स पहले खुद होता था अपनी कंट्री और पूरे कॉन्टिनेंट के पास, पर अब ऐसा कोई फंड नहीं है। वो दूसरों के पास जा जाके उधार मांग रहा है कि किसी भी तरीके से हमारी मदद कर दो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी है, तो एनी हाउ यू प्लीज हेल्प अस।
तो ये एक बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। अब जो सपोर्टर्स ऑफ वेमार रिपब्लिक थे, आपको मैंने पहले बताया कि वो एक इस आइडियोलॉजी में आ गए थे कि जो भी डिफीट हुई है जर्मनी की, वो किसकी वजह से हुई है? वेमार रिपब्लिक की वजह से। तो अब उनके दिल में ये था, उनके दिमाग में ये था कि ये चीज बहुत गलत हुई है हमारे साथ। तो जितने भी करंटली सपोर्टर्स ऑफ वेमार रिपब्लिक थे, वो उनको बहुत ज्यादा मतलब हेटरेट से फेस करते थे, उनको बहुत ज्यादा नफरत से मतलब ट्रीट करा जाता था, उनको बार बार क्रिटिसाइज करा जाता था। तो आप ये देखिए, उनको बहुत ज्यादा अटैक भी उनपे किया गया बाय कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बहुत सारे नेशनलिस्ट उभर कर आए जो कि कंजर्वेटिव थे, नॉट ओनली नेशनलिस्ट बट कंजर्वेटिव। आप ये देखिए, उनको ताना मारना, उनको टॉर्चर करना और उनपे अटैक्स भी शुरू कर दिए गए थे इस टाइम तक। तो उनको अपनी हालत, उनको अपने आप को बचाना बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि अब जो ये कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट निकल कर आ रहे हैं, इनसे तो बचना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। क्योंकि अभी नॉर्मल अटैक्स शुरू हो गए हैं, तो बाद में ऐसा भी चांसेस थे कि वो आगे चल के उनको मारना और मर्डर भी शुरू हो गए थे। तो एनी हाउ दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो आगे पढ़ते हैं, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहाँ पे रेडिकल से ये मतलब है कि जब आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक बहुत रेडिकल चेंज, मतलब रैपिड चेंज आता है। तो क्या ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जर्मनी के लोगों ने यहाँ पे अपनाई थी? तो अपराइजिंग ऑफ स्पार्टासाइज्ड लीग। स्पार्टासाइज्ड लीग एक ऐसी लीग थी जो कि फोकस करती थी बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो रशियन रेवोल्यूशन रशिया में हुआ था अगेंस्ट दी वहां की मोनार्की के अगेंस्ट जो हुआ था। तो सेम यहाँ पे ये वेमार के अगेंस्ट सेम लीग बनाई गई थी जो कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन से प्रेरित थी। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वाज अपलिफ्टेड बाय इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, जिससे फ्रांस वगैरह में भी और सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी और जर्मनी की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और यहाँ पे जर्मनी ने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी वो एक डेप्टर बन गया था क्रेडिटर से, तो उसने बिल्कुल मना कर दिया था। जो वॉर के रिपरेशंस थे, मतलब जो भी वॉर में जितने भी नुकसान हुए अदर कंट्रीज के, जर्मनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो अदर कंट्रीज में वॉर से नुकसान हुए हैं, तो जर्मनी को यहाँ पे दोषी मान के जर्मनी को बोला गया कि आप वॉर रेपरेशंस दो, जितनी कीमत हमने लगाई है उस वॉर में आप उसको पे करो। तो जर्मनी से बहुत सारी चीजें ले ली जाती हैं और इसका जर्मनी को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। और यहीं पे हम पढ़ेंगे राइज ऑफ हिटलर। तो जो फ्रांस ऑक्यूपाई करता है यहाँ पे जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंडस्ट्रियल एरिया रूर, ये बहुत ज्यादा कोल और बहुत अच्छी मात्रा पे कोल प्रोड्यूस करता था। तो जर्मनी बहुत ज्यादा अपना जो फंड्स इकट्ठा करती थी वो इस एरिया से इकट्ठा करती थी और यही टेरिटरी फ्रांस ऑक्यूपाई कर लेता है। जर्मनी तो बहुत ज्यादा एकदम से फॉल बैक होती है और वो इससे कैसे फाइट करता है? जर्मनी रिटेलिएट करता है प्रिंटिंग पेपर करेंसी। जैसे ही जर्मनी से उसका रूल बहुत ज्यादा पैसे जनरेट करने वाला हिस्सा निकल जाता है उसके हाथ से, तो वो फाइट बैक करता है, वो रिटेलिएट करता है प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। बहुत सारी प्रिंटिंग पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू कर देता है, जिससे वो सोचता है, ऐसा उसको लगता था कि अगर ज्यादा पैसे पब्लिश करे जाएंगे, प्रिंट करे जाएंगे तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और वो अपना जो भी डेप्थ है वो रीपे कर सकता है। बट ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा क्या आ जाता है? हाइपर इन्फ्लेमेशन। एक आपको पता है इन्फ्लेमेशन एक टर्म होती है जब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है। हाइपर इन्फ्लेमेशन कब आती है? हाइपर इन्फ्लेमेशन तब आती है जब एक कंट्री अपने डेब्ट से बचने के लिए प्रिंटिंग बहुत ज्यादा शुरू कर देती है। पर उसको क्या करना चाहिए? उसको जो सप्लाई के जो प्राइसेस होते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। जब आप प्रिंटिंग बहुत ज्यादा करोगे कॉइन्स की या मनी की, तो उससे क्या होगा? जो डिमांड्स है वो तो उतनी रहेंगी या इंक्रीज भी हो सकती हैं, पर जो प्राइसेस थे गुड्स के वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आप जैसे जैसे कंट्री प्रिंट करना, जैसे जैसे कंट्री करेंसी प्रिंट करिए वैसे वैसे प्राइसेस भी हाई हो रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि प्राइसेस के हाई होने से हाइपर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इसलिए आपको हाइपर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस है कि आप टाइटन करो करेंसी को, और जो भी सप्लाई गुड्स है उनपे आप एक रोक लगाओ कि प्राइसेस ज्यादा उसके हाइक ना हो, उनपे एक वेरिएशन रहना चाहिए कि इतना टेंटेटिवली हाई चलेगा, बट ये नहीं कि आप 10 रुपए से सीधा 100 रुपए कर रहे हो, तो इससे हाइपर इन्फ्लेमेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जर्मनी में भी सेम हुआ था।
तो आज का टॉपिक मैं यहीं तक रख रही हूँ, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। आप प्लीज रिवाइज करिएगा कि रेडिकल आइडियोलॉजी क्या होती है और इकोनॉमिक क्राइसिस 1923 के क्या थे। कल की वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 2 में राइज ऑफ हिटलर एंड ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, जो कि 1924 में आते हैं और क्या क्या उसके कॉजेज रहे थे। और आई होप कि आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगती होगी, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि जैसे जैसे मेरे चैप्टर्स कंक्लूड होते जाएंगे, लास्ट वीडियो में मैं हैंड रिटन या जो भी मैं नोट्स बना रही हूँ पीपीटी की फॉर्म में या हैंड रिटन फॉर्म में, मैं वो सारे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप वहां से भी, आप मेरी क्लासेस लेने के बाद आप वहां से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और आपको इजी रहेगा कि आपके पास एक रिटर्न में भी कोई फॉर्म, मतलब रिटर्न में भी आपके पास नोट है। और आपके जैसे जैसे क्लास में डाउट्स निकल के आ रहे हैं, मैं सारे डाउट, सारी क्वायरी को आंसर करती हूँ कमेंट बॉक्स में। तो आप अपने क्वेश्चंस जितने भी हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिए। मैं सारे कमेंट बॉक्स में आंसर्स के क्वेश्चंस के रिप्लाई करूंगी। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज वीडियो को लाइक करिए। बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।